हेलो बच्चों, वेलकम टू जेनिथ अकेडमी ऑनलाइन। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र बिना समय गवाए। बच्चों, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कंसिडर करते हैं एक पर्सन है जिसे ए प्लेस टू बी प्लेस की ओर जाना है। ठीक है, तो क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट करेगा या कौन सा भी मोड यूज़ करेगा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? वो होते हैं फर्स्ट बाय रोडवेज, ठीक है, या बस लेगा। सेकंड होता है वाटरवेज, ठीक है। थर्ड होता है एयरवेज। फोर्थ होता है रेलवेज, ठीक है। तो कोई पर्सन है, वो उसको ए प्लेस से बी प्लेस की ओर जाना है, तो ये कौन सा भी 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा सकता है। चाहे रोड से जाएगा तो बस या कार से जाएगा, वाटरवेज रहेगा तो वो बोट या शिप का यूज़ करेगा, और जो एयर से जाएगा, जो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है उसको, तो वो प्लेन या फ्लाइट यूज़ करेगा। या फोर्थ है जो रेलवे हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मोड से वो ट्रांसपोर्ट करेगा। या फिर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं हम लोग सुबह सुबह, तो क्या करते हैं? हम लोग साइकिल लेते हैं। फिर हम कोई पार्क में जाते हैं, तो जो हमारे घर से लेकर के पार्क पे गए साइकिल के थ्रू या चल के, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक ट्रांसपोर्ट का मोड हो गया, है ना। तो आपको याद होगा, हम लोग एंशिएंट पीरियड में जाएंगे तो बहुत सारे लोग क्या होते थे कि बहुत लोग ट्रैवलिंग करते थे, वो चल चल कर करते थे, घंटों तक चलते थे, फिर जा कर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमें कोई महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ की और यूपी के साइड, तो क्या करते थे? पहले वो चलते थे, वॉकिंग करते थे। फिर कुछ मिडिवल पीरियड में हम लोग आए, तो फिर क्या ट्रांसपोर्ट हो गया मीडियम? वो हो गया घोड़ा, बैलगाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, या फिर गधे का यूज़ करते थे सामान ढोने के लिए। तो ये सब भी एक ट्रांसपोर्ट थे ना। तो पहले ये सब तो थे नहीं, रोडवेज वाटरवेज ये सब थे नहीं। तो उस टाइम हम लोग इन सब का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, ये सब का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ गुड्स एंड अ पर्सन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड वेरियस मीन बाय विच मूवमेंट इज अकम्प्लिश। सिंपल दिया हुआ है, कोई भी चीज़ का या व्यक्ति का या पर्सन का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो, या बहुत सारे मोड से या मीन्स से, उसे ही हम लोग मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चा आप लोगों को समझने के लिए? ठीक है, इसमें हम देखेंगे फैक्टर कंसिडर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स है जो जो कंसिडर किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो कंसिडर करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मीन्स वो रीजन का टोपियोग्राफी कैसा है। टोपियोग्राफी, फिजियोग्राफी मीन्स आपको समझ नहीं रहा होगा। फिजियोग्राफी वो होता है वो रीजन का पैटर्न कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं फिजियोग्राफी को। फिजियोग्राफी में क्या आता है? ठीक है, फिजियोग्राफी में वो रीजन का कैसा है, जैसा कि माउंटेन है ओरिजिन में, ठीक है, माउंटेन है, वैलीज है, प्लेन्स है, या प्लेट्यू है। तो इन इन सब ये सब पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब पैटर्न को हम लोग फिजियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रीजन का फिजियोग्राफी कैसा है? वो रीजन का माउंटेनियस रीजन है, वैली है, ओशनिक है, प्लेन है, प्लेट्यू है, रिवर्स है। तो ये सब क्या डिफाइन करता है? ये सब ओरिजिन का फिजियोग्राफी डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम लोग जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ का भी डिफाइन देखना पड़ता है कि फिजियोग्राफी कैसा है उस जगह का, है ना। फिर सेकंड है रूट्स एंड मीन्स। उस जगह का जाने का रूट और उसका मीन कैसा होने वाला है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम लोग हिमालय रीजन जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी रहता है कि हम लोग ट्रेन लेके जाएंगे माउंटेन रीजन में, नहीं।
तो वहाँ हम लोग कौन सा बाय रोडवेज हम लोग ट्रैवल करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग को रोड थ्रू जाएंगे तो हमें क्या लगेगा, बस लगेगा, कार लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हो गया रूट्स और मीन्स के बने में। हम लोग थर्ड देखने वाले हैं मार्केट के बारे में। अगर किधर जाते हैं तो उधर देखते हैं हम लोग मार्केट है कि नहीं। तो मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, हमें खाने का चीज़ चाहिए, हमें पहनने की चीज़ चाहिए, उधर मार्केट होना ज़रूरी है रीजन में। फिर हम लोग क्या देखते हैं, क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना। फिर प्रोडक्ट्स, वहाँ के प्रोडक्ट्स क्या हैं वो देखते हैं। फिर हम देखते हैं टाइम कंसिडर करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है जाने के लिए हम। फिर उसके बाद क्या कंसिडर करते हैं, कॉस्ट। तो अब एक जगह से दूसरे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ का कॉस्ट क्या होगा, वो जाने का कॉस्टिंग कितना पड़ने वाला है, ट्रेन से, बस में, कैसे जाने वाले हम लोग उस जगह तक, तो वो कॉस्ट में भी आता है। और कितना टाइम लग रहा है, टाइम, इससे सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फिर ड्यूरेशन, उस समय जाने का समय, और डिस्टेंस, लास्ट में डिस्टेंस कितना है। तो ये सब फैक्टर कंसिडर किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। फिजियोग्राफी फर्स्ट हो गया, रूट्स और मीन्स सेकंड हो गया, थर्ड मार्केट देखते हैं, क्लाइमेट देखते हैं उस जगह का, प्रोडक्ट, टाइम, कॉस्ट, ड्यूरेशन और डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सब हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप लोग को एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि फैक्टर कंसिडर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो आप ये सब जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिजियोग्राफी, रूट्स एंड मीन्स, मार्केट, क्लाइमेट, प्रोडक्ट, टाइम, कॉस्ट, ड्यूरेशन, डिस्टेंस, तो ये सब आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं ग्रीन कॉरिडोर के बारे में। ग्रीन कॉरिडोर क्या लग रहा है आपको, हरा कॉरिडोर होगा या ग्रासेस होगा लगा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ग्रीन कॉरिडोर का मीन्स सिंपल है। ग्रीन कॉरिडोर मीन्स आप कभी इमरजेंसी में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई डेड पर्सन है और वो डोनेट कर रहा है अपने ऑर्गन्स किसी को बचाने के लिए, तो ऑर्गन्स कैसे जाएगा वो, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स रहेंगे, उसके बीच में अड़चने रहेंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे, तो वो व्यक्ति बचाया नहीं जा सकता, है ना। तो उसके लिए हम लोग या गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर नाम दिया है। ग्रीन कॉरिडोर इस तरह से पैरेलल रोड होता है, बट उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं, ना ट्रैफिक होता है, उसको फ्रीली, एक फ्रीली रोड है जिससे वो एम्बुलेंस आसानी से ट्रैवल कर सकता है हॉस्पिटल की ओर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो ऑर्गन डोनेट किया है, ठीक है, मरा हुआ डेड पर्सन, इसने ऑर्गन डोनेट किया, और ऑर्गन डोनेट किया उसने, फॉर एग्जाम्पल हार्ट डोनेट किया उसने, और हार्ट किसी और को देना है, किसी और को बचाना है, तो वो एक पैसेज यूज़ करेगा एम्बुलेंस जाने के लिए, ठीक है। वो पैसेज होगा ग्रीन ग्रीन कॉरिडोर पैसेज, ठीक है। कॉरिडोर मीन्स पैसेज होता है, तो इसके थ्रू एम्बुलेंस जाएगा और हॉस्पिटल में वो ऑर्गन डोनेट करेगा, ताकि वो जो पेशेंट है हॉस्पिटल में उसका जान बचाया जा सके। अगर ऑब्स्टिकल होगा या कुछ ट्रैफिक्स होगा तो वो उसका लाइफ नहीं बच सकता ना। तो उसके लिए ज़रूरी क्या था, तो उसके लिए ज़रूरी था ग्रीन कॉरिडोर का, ठीक है। इंडिया में बहुत जगह पे, बहुत सिटीज़ में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि लाइफ सेविंग हो सके, किसी का ऑर्गन डोनेट हो सके। तो ऐसा आपने न्यूज़ में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि किसी का मतलब ऑर्गन डोनेट किया है, वो आधे घंटे में, 15 मिनट में वो पहुंच गया, है ना। तो उसके लिए हमें ग्रीन कॉरिडोर पैसेज की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इसके लिए काम भी कर रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए और ईजिली कुछ भी पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ हो वो प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या कभी एम्बुलेंस को फास्ट ट्रैक पैसेज चाहिए रहता है पेशेंट्स का लाइफ बचाने के लिए। तो हर सिटीज़ में ऐसे ग्रीन कॉरिडोर पैसेज बनाया जाए, तो उससे क्या होगा, बहुत लाइफ सेव्स होंगे, है ना। तो इस तरह का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले ही रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये था ग्रीन कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। आपको समझा इजीली, एक पैसेज होता है ग्रीन कॉरिडोर, एक पैसेज है जिसमें ना ऑब्स्टिकल्स होता है, ना कुछ अड़चने होते हैं, वहाँ से ईजिली ऑर्गन्स या एम्बुलेंस मतलब पास हो सके और उस जगह पे पहुँच सके जहाँ पेशेंट्स को ज़रूरत है उस ऑर्गन को लाइफ सेव करने के लिए, ठीक है।
तो ये सिंपल ग्रीन कॉरिडोर होता है। ट्रांसपोर्ट या रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया में ये रोरो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसका मकसद यही था कि हम लोग कॉस्ट सेविंग कर सके, ठीक है, और कम समय में हम लोग ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो रोरो ट्रांसपोर्ट आया। रोरो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इधर कोई फैक्ट्री में कुछ चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो क्या होता है, सीधा कोई भी मटेरियल ट्रक में लोड होता है और उसके बाद उसको ट्रेन पे चढ़ा दिया जाता है, क्या ट्रेन पे लोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ईजिली अगर हम लोग ट्रक को डायरेक्टली भेजेंगे किधर भी और वहाँ का फिजियोग्राफी अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ का पैटर्न अच्छा नहीं रहेगा रीजन का, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और उससे क्या होगा, कॉस्ट भी सेव नहीं होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, पेट्रोल ज़्यादा कॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम होते हैं। तो इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन के थ्रू करेंगे या रोरो का यूज़ करेंगे, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से क्या होगा, कॉस्ट सेविंग होगा और टाइम सेविंग होगा। इससे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा हम लोगों का। तो उसके लिए हम लोग रोरो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए जैसे कि कुछ चीज़ें फैक्ट्री में प्रोड्यूस है, ठीक है, उसके बाजू में ही रेलवे स्टेशन बना हुआ, तो क्या करेगा, ये ट्रक्स में अपना माल लोड करेगा और ट्रक्स आकर के एक साथ वो ट्रेन के पास, ट्रेन में वो शिफ्ट करेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कैसा हर ट्रेन किस तरह से लोड हो गया है, ये हर एक इस पे कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में डायरेक्ट चढ़ गया है। इस तरह से इसको ही हम लोग रोरो कहते हैं। इस तरह से क्या होगा, वो कोई रीजन में जाएगा तो ये कम समय में ट्रेन लेके जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ट्रेन कहीं स्टेशन पे रुकेगा और फटाफट ट्रक मतलब अनलोड होगा, फटाफट ट्रेन से उतरेगा और फटाक से वो अपने डेस्टिनेशन की ओर चला जाएगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, रोल ऑन रोल ऑफ। तो इसमें कैसा है, कहीं कहीं का फिजियोग्राफी कैसा अच्छा नहीं होता है ना, तो उसके लिए हम लोग इस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, रोरो या रोल ऑन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग शिप्स में भी किधर से ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम लोग शिप्स में डायरेक्ट हम लोग ट्रक्स, टैंक्स ये सब लोड कर लेते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो ईजिली इसमें क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, समय का बचत होता है ना। और ईजिली अपना बिजनेस या ट्रांसपोर्ट से के थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये था रो ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है बच्चा, आप लोग को समझा क्या है रो ट्रांसपोर्ट। सिंपल कुछ भी चीज़ आपने, एग्जाम्पल हम लोग मिलिट्री का कुछ सामान ले जाना रहता है तो कैसा हम लोग डायरेक्ट टैंक्स वगैरह बहुत सारा ट्रेन के ऊपर लोड कर दिया जाता है और फिर लेके जाता है ट्रेन। तो ये क्या होगा, रोल ऑन ऑफ रो ट्रांसपोर्ट में आ जाता है वो भी चीज़, ठीक है। इससे इजीली क्या होता है, दो दो चीज़ होता है इसमें रो ट्रांसपोर्ट से, एक तो टाइम सेव होगा, टाइम सेव, और सेकंड मनी भी सेव होगा, मनी सेविंग, ठीक है। तो ये चीज़ सेविंग करेंगे हम लोग, तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं पेंडेमिक के टाइम में कि बहुत जगह पे क्या हो रहा था, वहाँ का ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही थी। तो ये हम लोग गवर्नमेंट क्या कर रहे थे उस टाइम ट्रेन या इस ट्रेन का ये ट्रेन का यूज़ कर रही थी ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन को डायरेक्ट ट्रक्स चढ़ा दिया जा रहा था ट्रेनों पे और फिर हर जगह हर स्टेट्स में ये सप्लाई कर दिया जा रहा था कि ताकि कम समय में हम लोग जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे थे ताकि पेशेंट्स का जान बच सके। तो ये सब ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, कहीं भी कुछ ज़रूरत पड़े तो वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। बच्चों इसमें हम लोग समझेंगे फिजियोग्राफी को और डिटेल में एक मैप के थ्रू, ठीक है। ये मैप है सातारा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं ये पूरा माउंटेन रेंजेस है, सह्याद्री माउंटेन रेंजेस। ये जो आप देख रहे हैं पूरा रिवर है, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट का पैटर्न डिफाइन कर रहा है, फिजियोग्राफी टोपोग्राफी डिफाइन कर रहा है। तो इस
अगर ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी करना होगा तो इस साइड से हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इस रेंजेस, माउंटेन रीजन से हम लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। इस साइड से हम लोग ट्रेन को नहीं डाल सकते ज़्यादा। बट फिर भी एक कोंकण रीजन है, वहाँ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, वहाँ बहुत बहुत माउंटेन रीजन्स होने के कारण भी वहाँ उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कोंकण रेलवेज बहुत फेमस है इंडिया में, कोंकण रेलवेज बनाया। हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट जो इतना इनिशिएटिव लिया है और इतना अच्छा वो पैसेज बनाया है और ईजिली ट्रांसपोर्ट उस रीजन में भी लेके गया है जहाँ माउंटेन है, जहाँ सह्याद्री रीजन्स है, रिवर्स है और एक साइड समुद्र का इलाका भी है। तो उस जगह से मतलब रेलवे ले जाना बहुत मुश्किल काम था। बट हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैट्स ऑफ टू रेलवे, जो इन लोग ने इतना अच्छा इनिशिएटिव, इंजीनियर्स इतने अच्छे, जो कोंकण रेलवे को एक नया शक्ल दिया है। ठीक है, तो ये फिजियोग्राफी भी बहुत इफेक्ट करता है ना। तो ट्रांसपोर्ट इजी नहीं होता वहाँ उस जगह पे पहुँचने के लिए। तो ये है इस तरह का सातारा का फिजियोग्राफी। आप देख सकते हैं ये सब तालुकाज है, ये सब माउंटेन्स है, इधर पिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया पूरी तरह सातारा डिस्ट्रिक्ट का फिजियोग्राफी के बारे में। अब देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बच्चों, हम लोगों ने पहले फिजियोग्राफी ऑफ सातारा देखा था, इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सातारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो भी सातारा डिस्ट्रिक्ट है वो आप कमेंट करिए, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं हम लोग सातारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, आप नॉर्थ साइड देख सकते हैं, पुणे डिस्ट्रिक्ट है ना। आप उनके राइट साइड देख सकते हैं, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, सांगली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हैं, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। जो आप ये देख रहे हैं इधर दिया भी है इंडेक्स, मैप ऑफ इंडेक्स में नेशनल हाईवेज, अदर रोड्स, रेलवेज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तालुका हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो ये क्या रेलवेज देखना है हम लोग को, तो रेलवेज ये है, ये जो जा रहा है ये रेलवेज है, इस साइड से ये पुणे रेलवेज है ना, इस साइड से रेलवेज, ये रेलवेज का है। अगर इस साइड हम लोगों ने देखा था, इस साइड कैसा माउंटेन रेंजेस था, इस साइड से रेलवे ले जाना बहुत मुश्किल था, तो इस साइड से रेलवे गया है। ठीक है, और ये देख रहे हैं ये जो नेशनल हाईवेज है, ये जो जाता हुआ दिख रहा है, ये नेशनल हाईवे है, पुणे मुंबई कोल्हापुर होते हुए, है ना। तो इस सतारा होते हुए कोल्हापुर जाएगा और ये बेंगलुरु के तरफ जाएगा, ज्वाइन होगा ये हाईवे, नेशनल हाईवे। ठीक है, उसके बाद ये अदर रोड्स, ये छोटे छोटे आप देख रहे, ये तालुकास कनेक्ट करने वाले छोटे छोटे रोड्स हैं जो नेशनल हाईवे से भी कनेक्टेड है ना। ओके, फिर तालुका हेडक्वार्टर्स, ये सब तालुका हेडक्वार्टर्स है, कोरेगांव, है ना। तो ये है पूरा इनका सतारा डिस्ट्रिक्ट का रेलवे और फेमस प्लेस के बारे में। ये था, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे सातारा डिस्ट्रिक्ट का, कैसा रोडवेज है, कैसा ये अपने रेलवेज है, कैसा वाटरवेज होगा, है ना। तो रिवर्स भी बहुत सारे हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ वाटरवेज भी होते होंगे, है ना। तो ये है सातारा डिस्ट्रिक्ट का रेलवेज या हाईवेज का मैप। इसमें देखेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बारे में। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़े, फिर हम लोग ने मैप देखा सातारा का, वहाँ का फिजियोग्राफी कैसा होता है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वो हम लोग ने देखा। अब इसमें देखेगा हम लोग ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंस क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो तो वहाँ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, है ना। सेकेंड होगा एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर ट्रांसपोर्ट है तो हम लोग, कोई भी एम्प्लॉयज़ है कोई भी डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट जा सकता है। फॉर एग्जांपल पुणे डिस्ट्रिक्ट से सतारा डिस्ट्रिक्ट हम लोग ट्रांसपोर्ट लेकर के जा सकते हैं। क्यों? वहाँ इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ स्कूल्स है, वहाँ कॉलेज है, तो हम लोग ईजिली ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, फिर रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी हम लोग एक स्टेट्स या एक डिस्ट्रिक्ट या कोई तालुकास हम लोग ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, रीजनली हम लोग जा सकते हैं। हम लोग अभी क्या ट्रांसपोर्ट थ्रू पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है हम लोग से। हम लोग फ्लाइट लेकर के यूएस जा सकते हैं, फ्लाइट लेकर दुबई जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, है ना।
तो ये सब क्या हो गया, हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुका है ना। यूटिलाइज ऑफ द साइट, यूटिलिटी ऑफ द साइट, सॉरी यूटिलिटी ऑफ साइट्स है। फिर ओवरकमिंग स्कैर्सिटी, डिफिशिट्स हम लोग इसको कम कर सकते हैं अगर ट्रांसपोर्ट है तो। डिक्रीजिंग रिलीजन इम्बैलेंस, तो ये सब से क्या होगा, रिलीजनल इम्बैलेंस जो भी है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टूरिज्म डेवलपमेंट। अगर ट्रांसपोर्ट है तो हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तालुकास जाते हैं, वहाँ का टेम्पल विजिट्स करते हैं, हम लोग वहाँ का जो एजुकेशनल प्लेस विजिट करते हैं, हॉस्पिटल विजिट करते हैं। इससे क्या होगा, टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे से जा सकते हैं, कनेक्ट करते हैं, हम लोग एक दूसरे का कल्चर कनेक्ट करते हैं, हम लोग एक दूसरे का फूड्स कनेक्ट करते हैं। तो ये सब किसके वजह से होता है, ये सब ट्रांसपोर्ट के कारण ही टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड नेटवर्क, इससे क्या होगा, ट्रेड और नेटवर्क बढ़ेगा ट्रांसपोर्ट के कारण। हम लोग एक स्टेट से दूसरा स्टेट का ट्रांसपोर्टेशन के कारण ट्रेड बढ़ने वाला है, नेटवर्क्स बढ़ने वाला है, हम लोग एक दूसरे से सीखने वाले हैं। तो वो क्यों होने वाला है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी, पीसीआई, पर्सन कैपिटा पर पीसीआई पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन का योगदान कहीं ना कहीं है। उसके लिए हम लोग का जीडीपी बढ़ेगा, हम लोग का पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाला है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ परसेंट डिपेंड होता है। ठीक है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ट्रांसपोर्ट, ये जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसे आप ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ सकता है और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट था, कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, communication is also basic infrastructure. Communication or exchange of information is an important process in today's. तो हमें बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। अपना चीज़, अपना रिलीजन एक्सचेंज कर सकते हैं, अपना कास्ट, है ना। तो ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू ही आज इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन होना। और आज कम्युनिकेशन होने के लिए हम लोग के पास क्या क्या मोड नहीं है। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है ना। तो ये सब से क्या है, हम लोग कनेक्टेड है, ग्लोबली कनेक्टेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमारे घर में ही देखेंगे तो हमारी मम्मी मौसी से बात करती है, नानी से बात करती है, फ़ोन के थ्रू घंटों घंटों बात होता है। तो ये सब क्यों होता है, ये कम्युनिकेशन के कारण, इंटरनेट के कारण ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले आप जाओगे 200-300 साल पहले, ऐसे बातें नहीं हुआ करते थे। पहले का कम्युनिकेशन का मीडियम बहुत डिफरेंट हुआ करता था। पहले हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, लेटर लिखा करते थे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कोई शहर में रह रहा है, उसे मम्मी को लेटर लिखना है कि मैं इधर ठीक हूँ, कुशल मंगल हूँ, इधर सब जो भी कुछ बताना है लेटर के थ्रू, तो हम लोग लिखते थे लेटर। बट उसका कम्युनिकेशन बहुत टाइम लगता था। अगर आप लेटर लिखे पोस्ट बॉक्स में आप स्पीड पोस्ट भी कर दिए तो 7 दिन जाने को लगता था, और 7 दिन में वापस रिप्लाई दिया भी तो 15 दिन टोटल लग जाते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। बट आज इंटरनेट होने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण सॉरी, ये सब फैसिलिटीज होने के कारण क्या हो गया, कम्युनिकेशन ईजी हो गया। आज हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं। अगर कोई यूएस में है, कोई भाई बहन या कोई रह रहा है रिश्तेदार, तो हम लोग ऐसा फटाक से बोलते कि नहीं बहुत दिन देखे हो गए, तो हम लोग वीडियो कॉल करते हैं। तो ईजिली हम लोग देख सकते एक दूसरे को सैटेलाइट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। तो कम्युनिकेशन आज के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग कुछ मेल लिखते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन का मोड हो गया, मीडियम हो गया। तो आज का जो जनरेशन है वो आज कम्युनिकेशन का जनरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का जनरेशन है, टेक्नोलॉजी का जनरेशन है ना। तो उसके लिए आज हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या कम्युनिकेशन हो। तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन,
बच्चों आप ही मेंशन कर दीजिए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं आजकल के जनरेशन्स में। आजकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत हो गए, तो आप मेंशन करके बताइए मुझे, और मैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इधर देखते हैं। मोबाइल्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, टीवी हो गए, सोशल मीडिया हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये सब क्या हो गया आजकल के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, फ़ोन के थ्रू आप फटाक से फ़ोन लगाते हैं मम्मी को, डैडी को, या फिर फ्रेंड्स फैमिली में से कोई भी। टेलीफोन भी, वो भी सेम है। टेलीविज़न, आप टीवी न्यूज़ चैनल से हम लोग को मालूम चलता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अदर स्टेट्स में क्या हो रहा है, तो ये टेलीविज़न के थ्रू मालूम चलता है। फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब टेलीविज़न पे आता है। सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, आप फटाक से किसी को मैसेज करना है तो आप फटाक से व्हाट्सएप करते हैं, या ट्विटर करते हैं, या फिर रील्स बनाते हैं अपने फ़ोन्स पे, है ना, या इंस्टाग्राम पे। तो ये सब क्या हो गया, ये भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। न्यूज़पेपर, जो सुबह सुबह हमारे घर पे आता है न्यूज़पेपर वाला, पेपर दे के जाता है, तो हम उसमें भी हम खबरें पढ़ते हैं ना कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो ये सब क्या हो गए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस हो गए, है ना। इंटरनेट हो गए, सैटेलाइट्स हैं, मैसेजिंग ऐप्स बहुत सारे हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गए हैं, ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस हो गए हैं। बट कम्युनिकेशंस तो हो गए हैं, बट इनके भी कुछ डिमेरिट्स होते हैं, है ना। जैसे कि फ़ोन्स आप चलाते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ साइबर अटैक होता है आपके फ़ोन पे। आप OTP, सभी बैंक्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंपॉर्टेंट, है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो OTP आता है, तो OTP किसी को बताना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे गवर्नमेंट भी गाइडलाइन जारी करती है, बैंक्स भी बोलते हैं कि आप किसी को OTP ना बताएं। क्यों ना बताएं, क्योंकि इससे साइबर अटैक हो सकता है। किसी को मालूम चल गया तो आपके बैंक से ट्रांजेक्शन्स कोई और कर सकता है ना। तो आप बहुत सारे अभी फालतू ऐप आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके मोबाइल में साइबर या कोई मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका मोबाइल हैक हो सकता है। हैक होने के बाद कुछ भी आपका OTP आता है या इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं, वो क्या कर सकता है, वो देख सकता है, पढ़ सकता है, आपका बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो इसके लिए आपको किसी के साथ OTP शेयर नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे फालतू और फिजुल ऐप्स डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो आपके मोबाइल को वायरस डाल दे उसके अंदर। ठीक है, आपको सतर्कता से ये चीज़ बताना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि ये सब जो आजकल साइबर अटैक्स हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कैसे भी हो रहे हैं, या कोई कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल्स, है ना। तो ये सब चीज़ से बचना है। कम्युनिकेशन तो है ही, बट कुछ गलत कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन हो जाता है सोसाइटी में, जो कि हार्मफुल होता है, कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह हम लोग के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा, है ना। कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, बट कहीं ना कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो आपको डीमेरिट्स पे ध्यान देना होगा, डिसएडवांटेज पे ध्यान देना होगा, उसका एडवांटेज लेना होगा कम्युनिकेशन का, फिर जाकर के वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स है, कम्युनिकेशन है, बट कहीं ना कहीं उसका डीमेरिट है। तो वो क्या होता है, साइबर अटैक आजकल बहुत बढ़ गया है। हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में खुद साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं। कहीं कहीं कोई फर्जी अकाउंट्स बनाया जा रहा है, फेक अकाउंट बनाया जा रहा है, वहाँ से लोगों को ठगा जा रहा है ना। साइबर अटैक किया जाता है, आपके पूरे डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, इंफॉर्मेशन आपका हैक कर लिया जाता है, आपका बैंक डिटेल कर लिया जाता है, और कहीं ना कहीं आपको हैरेस किया जाता है ना, साइबर अटैक करके। आपके मोबाइल से OTP लेकर के आपका पूरा बैंक खाली कर दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ से क्या होता है, साइबर अटैक इसका पीछे है। आजकल बहुत लोग बैठे हुए हैं आपको ठगने के लिए। ठीक है, तो आपको बचना होगा उस सब चीज़ों से, साइबर अटैक से बचना होगा, कि पता नहीं चलता है कि कौन अटैक कर रहा है आपके ऊपर, कौन मालवेयर आपके फ़ोन में डाल रहा है, कौन एंटीवायरस डाल रहा है आपके फ़ोन में, वायरस डाल रहा है आपके फ़ोन में। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको, है ना। साइबर अटैक इज एन ऑफेंसिव मैनवेयर दैट टारगेट्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस एंड स्मार्टफोन। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत लोग कैसे होते हैं कि टूल किट्स बनाते हैं फ्रॉड करने के लिए, और फिर आपके मोबाइल के ऊपर पूरा डेटा चोरी कर करके वो आपका पूरा, मतलब पूरा सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। तो हमें साइबर अटैक से बचना है। बहुत वर्ल्ड में क्या होगा, पूरा साइबर अटैक्स की बहुत कमी नहीं है, बहुत बढ़ गई है रिसेंटली। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर अटैक का असर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी पे। ठीक है, तो आपको कहीं भी कुछ भी लगे, कि आपको डाउट लगे, तो आपको फटाक से
कंप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपका फ़ोन हैक किया जा रहा है, आपका पर्सनल डेटा चेक किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ से बचना है, साइबर अटैक से बचना है, ठीक है, साइबर अटैक से बचना है और लोगों को बचाना है, बताना है कि आपको साइबर अटैक हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उस चीज़ से आप सतर्क रहें, क्योंकि आज हम लोग बहुत मोबाइल यूज़र फ्रेंडली हो चुके हैं, हमेशा मोबाइल अपने हाथ में रहता है। तो ये चीज़ से ध्यान देना चाहिए कि साइबर अटैक आप पे ना हो, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका पर्सनल डेटा शेयर ना हो किधर भी। तो ये चीज़ का कंसिडर करना है और ध्यान देना है, ठीक है। और आपको समाज या सोसाइटी को, मम्मी डैडी को बताना होगा ये सब चीज़ के बारे में, साइबर अटैक के बारे में, ठीक है दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच बच्चों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मस्त रहिए और देखते रहिए जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन।